हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि इनके समूह का अध्ययन है, समग्रों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत उपभोग के स्थान पर राष्ट्रीय उपभोग का, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत समग्रों का अध्ययन किया जाता है। जैसे तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। एक उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं, एक फर्म का अध्ययन करते हैं, एक उत्पादनकर्ता का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत समस्त समग्रों का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर बोर्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके समूह का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से प्रोफेसर एक्ले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं से है। यह आर्थिक अनुभव के हाथी के व्यक्तिगत अंगों के कार्य, संचालन, आकार व पहचान की अपेक्षा उसके कुल आकार, शक्ल व संचालन का अध्ययन करता है। लोग व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं वरन समग्र का अध्ययन करता है। अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं आय एवं रोजगार के सिद्धांत का। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का स्तर कितना है, इससे संबंधित समस्याओं और उसके निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, इसमें समष्टि मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। समष्टि मूल्य स्तर का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मूल्य कितना, किस आधार पर है, इसका अध्ययन किया जाता है। मुद्रास्फीति है, मुद्रा संकुचन है, मुद्रा अविस्फीति है, क्या स्थिति, इन सब का अध्ययन किया जाता है। थर्ड, इसके अंतर्गत आर्थिक विकास एवं नियोजन के सिद्धांत। विकास एवं नियोजन का सिद्धांत जो है, इस समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह विकसित और विकासशील दोनों देशों में लागू होता है और आर्थिक विकास एवं नियोजन का अध्ययन इस समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, इसके अंतर्गत व्यापार चक्रों का अध्ययन किया जाता है। व्यापार चक्र जो है अर्थात कभी तेजी, मंदी, जो भी अर्थव्यवस्था में व्यापार से संबंधित चेंजेस आते हैं और इनको नियमित करने वाली राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ, व्यापारिक नीतियाँ, इन सभी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्थाएं, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन का विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वितरण का सिद्धांत, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का वितरण किन किन क्षेत्रों में किया जाता है या विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में कितना हिस्सा है, इस सब का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके पश्चात इसके अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साख संस्थाओं का, मुद्रा का, बैंकिंग का, इन सब का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत राजस्व का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। राजस्व अर्थात राजकोषीय सिद्धांत, राजकोषीय अर्थात सरकारी कोष से संबंधित, अर्थात सरकार किन किन स्रोतों से अपनी आय सृजन करती है और किन किन उस मदों पर खर्च करती हैं और किस प्रकार सरकारी व्यय का निर्धारण होता है और किस प्रकार सरकारी आय का कलेक्शन किया जाता है, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये है सभी समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आय एवं रोजगार के सिद्धांत का, समष्टि मूल्य स्तर का, आर्थिक विकास का, व्यापार चक्र का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, वितरण के सिद्धांत का, मुद्रा एवं बैंकिंग सिद्धांत का, राजस्व के सिद्धांत का आदि। अब मैं आपको बताऊंगी समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की ऐसा नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसकी कोई सीमाएं नहीं है। एक्चुअली इसकी पहली सीमा यही है कि इसके अंतर्गत संरचना की भ्रांति हो जाती है। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में संरचना की भ्रांति रहती है, अर्थात कुल आर्थिक व्यवहार, एक्चुअली समस्त आर्थिक व्यवहार जो है समग्र तब बनते हैं जब वो व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार का जोड़ होता है। तो परंतु ये अनिवार्य नहीं कि जो बात व्यक्ति के लिए सत्य है वो हमेशा
अर्थव्यवस्था के लिए सत्य होगी। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि अगर एक व्यक्ति अपनी बैंक से पैसा निकालता है तो इसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर समस्त व्यक्ति बैंक से अगर पैसा निकाल ले तो बैंक उस समय नहीं चल पाएगी। इस तरह से व्यक्तिगत स्तर पर जिन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समग्र स्तर पर आकर उसका परिणाम कुछ और ही हो जाता है। तो ये संरचना की भ्रांति रहती है सदैव। इसके अलावा व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना कर दी जाती है। व्यक्तिगत अंतर जैसे कि सामान्य कीमत स्तर का जब अध्ययन करते हैं तो खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और इसके लिए निर्धन लोगों को ज़्यादा कठिनाई हो सकती है बजाय धनी लोगों के। तो इस सब का इसके अंतर्गत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा समूहों में परस्पर संबंधों की अवहेलना। प्रोफेसर बोर्डिंग के अनुसार समूह बनाने वाले तत्व इस प्रकार नहीं होते कि उनमें संबंध ही ना हो। जैसे 6 सेव प्लस 7 सेव मिलकर 13 सेव बनते हैं, ये एक सार्थक समूह है। लेकिन अगर 6 सेव और 7 संतरे बनकर 13 फल बनते हैं, वहाँ तक भी सार्थक है। लेकिन अगर 6 सेव और 7 मकान का समूह बना दिया जाए तो इससे हमें कोई विशेष परिणाम, हुई तो एक निरर्थक समूह होगा। और इन समूह के आधार पर अगर हम कोई किसी प्रकार का अध्ययन करेंगे तो वो एक हमारे लिए व्यर्थ एक्सरसाइज होगी। तो इस तरह इसके अलावा समग्र में सम्मिलित इकाइयों को भार देने में भी कठिनाई होती है। कुछ वस्तुओं की कीमतों का भार ज़्यादा अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ता है बजाय, अर्थात अगर कार की कीमत बढ़ती है तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितनी गेहूं की कीमत बढ़ने से उसका फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से सभी का प्रभाव एक जैसा नहीं रहता। इसलिए ऐसा नहीं है कि समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित सभी इकाइयों का भार बराबर हो। तो ये कुछ समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगी समष्टिगत और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र। जैसा कि आप जानते हैं अर्थशास्त्र के 2 भाग है, व्यष्टिगत समष्टिगत। व्यष्टि का अर्थ सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन है, छोटा अध्ययन है, और समष्टि के अंतर्गत समग्रों का अध्ययन है, समूहों का अध्ययन है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, कोई भी अध्ययन जो है हमेशा जो सही व्यष्टिगत स्तर पर जो चीज़ें सही होती है वो कई बार समष्टिगत स्तर पर सही नहीं भी होती है। और ये ऐसा नहीं कह सकते कि यह सदैव जो है समष्टिगत अर्थशास्त्र व्यष्टिगत अर्थशास्त्र पर ही निर्भर है। व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र में अंतर भी है। जैसे सबसे पहले अंतर का आधार अगर विषय सामग्री है तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। तेजी और मंदी व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्मों के अंतर्गत तेजी और मंदी की विवेचना होती है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के संबंधों की विवेचना होती है। इसके अलावा सीमाएं जो है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का विश्लेषण जो है ये सीमांत विश्लेषण पर आधारित है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि सबसे संबंधित है। तो क्षेत्र में भी अंतर है। इस तरह से समष्टिगत और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में परस्पर अंतर पाया जाता है। और कई बार व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र में विरोधाभास भी देखा गया है। जैसे कई बार कुछ चीज़ें व्यष्टिगत स्तर पर सही है लेकिन समष्टिगत स्तर पर वो अर्थव्यवस्था के लिए इतने सहायक साबित नहीं होती। जैसे व्यक्तिगत बचतों को, जैसे आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत बचतों को सरकार प्रोत्साहित करती है। बचतें बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार के इंसेंटिव्स भी देती है। लेकिन आप अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को देखिए, अगर सभी लोग सामूहिक रूप से खर्च करने के स्थान पर बचत ही करते रहे तो क्या वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा? उससे प्रभावपूर्ण मांग गिर जाएगी। प्रभावपूर्ण मांग गिरने से उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे, देश में उत्पादन कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा, तो इसका परिणाम बड़ा दुष्प्रभावी होगा। तो इस तरह से जो बात व्यष्टिगत स्तर पर सही है लेकिन वो समष्टिगत स्तर पर वो सही साबित नहीं होती। तो ये था आज का लेक्चर में। इसमें मैंने तुम्हें सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, सीमाएं तथा व्यष्टि और समष्टि में अंतर।